वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। जी, मुश्किल फैसलों ने मुश्किलात पैदा कर दी हैं। महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली और लोड शेडिंग, ना दिन को काम होता है और ना रात को आराम होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब पिछली हुकूमत भी यही काम करती थी तो नई हुकूमत जो आजकल की है वो ये कहती थी कि भाई वो मुश्किल फैसले तो नहीं कर रहे, वो महंगाई कर रहे हैं। अब इसके हवाले से ये कहा जाता है कि ये लोग महंगाई नहीं कर रहे, मुश्किल फैसले कर रहे हैं। दोनों की स्ट्रैटेजी में अमूमी तौर पर क्या फ़र्क है जो नज़र आ रहा है? क्या उन्होंने अगर कीमतें बढ़ाई थी तो इन्होंने कीमतें बढ़ाने के अलावा भी कुछ किया है? क्योंकि रिलीफ तो वो भी देते थे, रिलीफ ये भी दे रहे हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की और जो इनके साथ कोलिशन पार्टनर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी कैसे डिफरेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल हुकूमती कारकर्दगी से। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई, आप लंदन के दौरे वौरे करके आए। सबसे पहले तो ये बताएं बड़े मियाँ साहब का मूड कैसा है वो जब ये सारी चीज़ देख रहे हैं कि हुकूमत आ गई है सब कुछ, तो व्हाट इज हिज प्लान्स? देखिए, मैं जैसे आपने कहा मुश्किल फैसले हैं। जब मईशत तबाह हो, जब आपने 4 साल कुछ मुस्बत काम एक भी ना किया हो, बहुत से मसाइल इकट्ठे हो जाते हैं, उनका आपको सामना करना पड़ता है। वो हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हालात को बेहतर कर लेंगे। यही मियाँ साहब को भी अज़म है कि हमने हालात को बेहतर करना है और इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन ये अचानक ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हुकूमत जब वही काम करती थी तो आप सब लोगों के बयानात आते थे कि देखें ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है और बिजली की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, फ्यूल की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। अब आप लोग जब वही काम कर रहे हैं तो लोग ये पूछते हैं कि भाई अब आप भी तो वही काम कर रहे हैं, तो अब कैसे वो चीज़ सही हो गई? जी, ये दुरुस्त बात है, क्योंकि पहले हमारे पास 30 रुपये 10 से 30 रुपये तक पेट्रोल पे एक टैक्स होता था, उसको PDL कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा 17% हमारे पास होता था सेल्स टैक्स। तो जब भी कीमत बढ़ती थी उस ज़माने में 2, 4, 5, 10 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी है महीने में, तो उसको हम एडजस्ट कर लेते थे उसमें, या एडजस्ट नहीं करते थे, कुछ पास ऑन कर देते थे या सारा पास ऑन कर देते थे, तो बस गुंजाइश होती थी उस कीमत को ना बढ़ाने की। आज जो हालात हैं कि आप कीमत खरीद से कम पे फरोख्त कर रहे हैं, कोई टैक्स नहीं है, और जो आपकी कीमत खरीद है उससे आप कम पे फरोख्त कर रहे हैं। ये दुनिया में कोई मुल्क नहीं कर सकता, ये मुमकिन नहीं है। और ये जो हुजम था, ये जो टैक्स को तो छोड़ दें, उसका नुकसान जो है बजट में वो तो अलग है, लेकिन ये जो चीज़ 125 अरब रुपया महीना पे पहुंच गई थी, ये मुमकिन नहीं है। दुनिया में कोई मुल्क ये काम नहीं कर सकता। सही है कि आप पेट्रोल और डीजल कीमत खरीद से कम बेचें। सही है। लेकिन चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी फिर क्या हुई PMLN की तहरीक इंसाफ से? नहीं, चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो हकायक थे, आपने आंखें बंद कर ली ना। मतलब मिसाल के तौर पे आखिरी वक्त नजर आए हुकूमत जा रही है, तो जो काम ना कोई दुनिया का मुल्क नहीं कर सकता। आपने कहा जी पेट्रोल जो है ना वो हम 10 रुपए कम कर देते हैं और हम PDL भी खत्म कर देते हैं, हम टैक्स भी खत्म कर देते हैं, और हम टोटल कितना बन रहा था? 60 रुपए जी, वो टोटल कितना बन रहा था? एक तो 10 रुपए माइनस कर लें आप, वो 30 रुपए वो थे, और 4 रुपए आपने कमिट किया था हर महीने उनको बढ़ाने थे, 34, मतलब अभी वो 42 रुपए का टैक्स हो जाता और 17% की आपकी सेल्स टैक्स। मतलब अगर वो आज दौरे हुकूमत में होते तो क्या वो भी 60% तक इंक्रीज कर चुके होते? जी, 60 नहीं, आपने पेट्रोल की फ़र्क 72 रुपये पे पहुंच चुका है और डीजल का फ़र्क 84 रुपये पे था। ओके, तो वो लोग भी होते तो भी इतना इंक्रीज होता? ये आपके पास नहीं, ये किया ही उनके फैसलों ने है, वरना हर 15 दिन बाद कीमत अगर बढ़ रही है मार्केट में तो बढ़ जाती है। आपने टेले टैक्स खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अब आपको कोई गुंजाइश नहीं है। सही है। तो आपने जो कीमतें खरीद है उसी पे पेट्रोल बेचना है। ठीक है। अगर आप जेब से पैसे डालने शुरू कर देंगे वो मुमकिन नहीं है। अब जैसे मंगलवाला साहब की गाड़ी है, मेरा ख्याल हम आपको महीने के 25-30 हज़ार रुपये आपको दे रहे थे। हाँ, बिल्कुल। मैडम की गाड़ी ज़्यादा बड़ी होगी, महंगी होगी, इनको 50,000 रुपया दे रहे होंगे। आप यकीन करें, मेरे एक दोस्त थे, मैंने हिसाब लगा के बताया उनको, हुकूमत उनको हर महीने 1.25 लाख रुपया दे रही थी। अच्छा, तो ये चीजें मुमकिन नहीं है, दुनिया में चल सकता इस तरीके। लेकिन फिर एक और चीज है कि कल से एक वीडियो बड़ी चल रही है स्टेट बैंक के गवर्नर साहब की, सैयद मुर्तज़ा साहब की, और उन्होंने बड़ी तारीफें की हैं पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ की इकोनॉमिक पॉलिसीज की, ग्रोथ रेट और इंडिकेटर्स बता के वो बड़ा वाजे करे। उस पर आपका क्या टेक? ये उनकी राय होगी जी, इंडिकेटर सबके सामने है, ग्रोथ रेट क्या है। एक बिजली का कारखाना नहीं लगा, आज महंगी, आज हम 60 रुपए की यूनिट बना रहे हैं और पाकिस्तान में बिजली डिमांड से कम है। जो आपको 4 साल बताया गया जी बहुत ज़्यादा बिजली लग गई है, आप यकीन करें कि आज सारे पाकिस्तान की बिजली चल रही है, महंगी तरीन 60 रुपए फी यूनिट पे बिजली हम बना रहे हैं और फिर भी पाकिस्तान की डिमांड पूरी नहीं होती।
तो ये झूठ पे जो सारा मामला था ना, ये मामला चलते नहीं है। आप ये देख रहे LNG जो थी, आज जो 8 शिप कतर से आते हैं LNG के हर महीने, वही पाकिस्तान को बचाए हैं। वरना उन शिप्स का और मार्केट का फ़र्क आज तकरीबन $650 मिलियन महीने पे पहुंच गया है। ओके, अच्छा, अब ये सारी जो मामलात हैं इनको तय करने के लिए कल शहबाज शरीफ साहब ने जो ग्रैंड डायलॉग की एक तजवीज़ दी है, वो ग्रैंड डायलॉग क्या है? देखिए, ग्रैंड डायलॉग की आज ज़रूरत है, क्योंकि आज चार्टर ऑफ इकोनॉमी से डिफरेंट है जी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमी है, सब इसमें शामिल है ना। हाँ, वो जरा तशरीह उसकी अगर आ जाए कि वो है क्या। जरा सारे लोग मिलकर बात करें, ये उन्होंने कहा है। ओके, और उसमें मईशत सबसे अवलीन चीज़ है। इसकी ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए कि आज आपको गैर मामूली हालात का सामना है। मामूली हालात नहीं है, मामूली फ़ैसले नहीं हैं। आपकी मईशत जहाँ पहुँच गई है, जो बैनुल-अक़वामी हालात हैं, जो आपके बैरूनी मामले से ताल्लुकात हैं, इन सब पर जो फ़ैसले आपने करने हैं, उसका एहसास, उसकी नॉलेज आज सारे स्टेक होल्डर को होनी चाहिए, ताकि जो फैसले वो भी उसके अंदर शामिल हो, उनकी राय भी शामिल हो। बिल्कुल, क्योंकि आज जो फैसले हो रहे हैं, ये माजी की खराबियों का और जो आज के मसाइल पैदा हुए हैं उनका हल है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की ये ओवरऑल मुल्क का मसला है। ओनरशिप, इसमें ओनरशिप चाहिए। तो इसमें कौन-कौन स्टेक होल्डर्स होंगे, कौन-कौन स्टेक होल्डर्स हैं जो स्टेक होल्डर जो मुल्क में सियासत पर, हुकूमत पर असरअंदाज होते हैं, हमारे मुल्क फौज है। फौज हमेशा से इक़्तिदार में हिस्सा उसका रहा है। पिछली हुकूमत तो हाइब्रिड उसको कहा जाता था कि फौज और हुकूमत मिलकर काम करते थे, तो उसमें हिस्सा सबका है। जो इलेक्शन में हुआ वो सब जानते हैं। इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उनका असर है मुल्क की सियासत पर, मुल्क के मामलात पर। बैठे वो भी, जुडिशरी है, ये लोग ऑलरेडी बैठते हैं। जब NSC बैठती है, ये सब उस टेबल मौजूद होते हैं। आपकी जुडिशरी है, जुडिशरी के फैसले मुल्क की मईशत पर, मुल्क के मामलात पर बेपनाह असर होता है। आपके मीडिया है, मीडिया भी असरअंदाज होता है मुल्क के मामलात पर। अब उनको भी इस मामले में मीडिया पर भी असरअंदाज होते हैं लोग। ये मीडिया पर भी असरअंदाज होते हैं, मीडिया पर भी। वो तो बहरहाल अब कम हो गया होगा, चल रहा है सर, चल रहा है। ये शिकायत आपकी पहुंचा देते हैं, पहुंचाए थोड़ा, बिल्कुल हमसे थोड़ी नाराजगी भी चलती है। कम तो हुआ होगा ना, बस कुछ ऐसा ही है, दरमियान का है कुछ सिलसिला। ये सारे मिलकर बैठे, हालात से आगाह हो कि मुल्क के हालात हैं क्या। लेकिन अगर उनमें से एक की स्टेक होल्डर को आप लोग गिरफ्तारी कर लें, वो आए में आजकल बनी गाला, तो उनको अगर पकड़ ही ले तो फिर क्या होगा? फिर वो कैसे बैठेंगे? नहीं, वो उनको बड़ी परेशानी है गिरफ्तारी की, नहीं गिरफ्तार करते। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अभी उन्होंने कहा है, उन्होंने बड़ी मजेदार स्टेटमेंट दी है सर। वो कहते हैं कि ये जो पुलिस उनकी हिफाजत के लिए अभी बाहर मामूर है, जब इनकी बेल खत्म होगी तो यही पुलिस इनको उठा के ले आएगी। आप कानून तोड़ेंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा। हमने हीरोइन नहीं डालनी किसी पर, हमने बेजा नैब के चेयरमैन को इस्तेमाल करके लोगों को गिरफ्तार नहीं करना। तो ऐसा कौन सा कानून है जिसको कोई कानून तोड़ा है, मुल्क के मामलात में दखल अंदाज होता है, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन हम कौन सा कानून कह सकते हैं कि जो उन्होंने अभी तक तोड़ा है, जिस पर हम कहेंगे कि भाई इस पर वो गिरफ्तार हो सकते हैं? बता देंगे, जो भी बता देंगे। अगर गिरफ्तारी हुकूमत करती है, बेल आपको मिल जाएगी। हाँ, बेल भी मिल सकती है। हमने तो उन केसेस के सामने बेल ही कोई नहीं थी। बिल्कुल, हम तो साल 1.5 साल जेल में जाके बेल ही नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत तो जेल में रहना है। सोचने तोड़ने से पहले सोच लिया करें कौन सा कानून तोड़ रहे हैं, तोड़ा कौन सा है, ये अभी तक नहीं तय हो। ये बता देंगे राणा साहब, अगर उन्होंने को तोड़ा है तो बता देंगे राणा साहब तो लगता है कमर तोड़ेंगे कानून वानून से। ना हुआ तो जो हीरोइन थी वो डाल देंगे, वही डालने भाई। सही। फाइनली मैं ये पूछना चाहूंगा, बजट आने वाला है, बजट में हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? देखिए, बजट में एक्सपेक्टेशन ये है कि आप एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से काम करें। जो इस किस्म के फैसले आप करते हैं, इस मुल्क की मईशत पर, महंगाई पर और अवाम पर असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल। जब आप ये झूठे फैसले कि पेट्रोल की कीमत दुनिया में क्या है, आप 60-60, 80-80 रुपये फी लीटर, ना बजट में सब्सिडी रखी गई है, आप कर्जा लेकर अदा कर रहे हैं। आपको जो समझ आई कि हुकूमत जा रही है, आपने ये 3-4 उल्टे सीधे फैसले करके निकल गए। लेकिन अब नए टैक्सेस रिलीफ यही होती है कि आपने उस तबके को जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, पाकिस्तान अपने जो मुल्क के खर्चात हैं कर्जा लेकर पूरे करता है। बिल्कुल। इस साल में तकरीबन 6,000 अरब रुपया कर्जा, तारीखी कर्जा लिया गया है। जी। अगले साल हम कोशिश करेंगे कर्जा कम हो, ताकि अवाम पर बोझ कम पड़े और रिलीफ उस तबके को ज़्यादा दिया जाए जिसको ज़्यादा ज़रूरत है। ये कोशिश होगी हुकूमत की।
अच्छा, वोटिंग के हवाले से क्विकली लोग ये बड़े सवाल उठा रहे हैं, और क्योंकि मेरे साथ हुआ तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैंने 8300 पे मैसेज किया अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, और मेरा एक वोट उठा के दूसरे सेक्टर में डाल दिया, मेरे पेरेंट्स का वहीं पर है। तो ये वोटिंग के हवाले से लोगों की बड़ी तशवीश है, और साबिक हुकूमत के जितने भी लोग हैं पीटीआई के, वो भी ये कह रहे हैं कि मतलब बेसिकली प्री पोल रिगिंग हो रही है, कि ये लोगों को वोट इधर उधर डाल पोल रिगिंग इसमें नहीं, ये होता है हर दफ़ा। मेरा वोट भी इधर उधर चला गया था, आप उसको करेक्ट करवा दें। ये 2-4% वोट जब सेंसस ब्लॉक या हल्के चेंज होते हैं, तो हल्का बंदियाँ चेंज होती हैं, तो ये मामला पैदा हो जाते हैं। सही, इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। सही। और फाइनली ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पीटीआई की नहीं है। चलता रहे जो डस्के में इलेक्शन अफसर उठाकर ले जाए। हमने कभी वोट रिगिंग नहीं की। और एक मुख्तसर सी चीज़ जिस पर लोगों का बड़ा जो है वो तशवीश, बहुत सारे लोग जो है वो इस पर लिख रहे हैं। आज अखबार में एक आर्टिकल भी मैं पढ़ रहा था, सुलेमान शहबाज साहब की वो तस्वीर गर्दिश कर रही है कि भाई वो क्या कर रहे थे तुर्की वाले दौरे में, ऑफिशियल टेबल पर, ऑफिशियल दौरे में। देखिए, वो ऑफिशियल जो वहाँ इशाइया होता है वो प्राइवेट होता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। मैं भी गया हूँ, वो फैमिली को इन्वाइट करते हैं। ओके, वो उनके फैमिली मेम्बर की हैसियत से वहाँ गए। अच्छा, मतलब इस पर कोई पाबंदी नहीं है कोई, क्योंकि वो कहते हैं ना मैं मतलब पाकिस्तानी नेशनल नहीं हूँ, केसेस चल रहे हैं, इश्तिहारी ये वो सारे मामला हैं, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। इसमें भी चल रहे हैं, शहबाज साहब में भी चल रहे हैं केस, सब पे झूठे केस चल रहे हैं, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन टेबल पे बैठना, वो फैमिली का डिनर था, वो उनके बेटे हैं, साथ चले गए। बिल्कुल सही। अगर उसमें कोई खराबी है तो माजरत चाहते हैं। इससे बेहतरीन जो बयान हो नहीं सकता कोई। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा हमें लेना है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे जी। स्टे विद अस।